कर्तव्य आईएएस अकादमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां से बहुत छोटी छोटी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे और कुछ तो ऐसे मिथक भी हैं, जैसे आपने सुना होगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, जबकि ये तथ्य पूर्णतः गलत है। ये कैसे गलत है, क्यों गलत है, हम उन तथ्यों पर धीरे धीरे करके पहुंचने का प्रयास करेंगे। दूसरा मिथक क्या है कि जो भारत पर आक्रमण जब हुए, जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं आधुनिक युग की। हमें सबसे ज्यादा एक चीज दिक्कत देती है कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया, आरक्षण ने देश को गुलाम कर दिया, आरक्षण ने ये कर दिया, आरक्षण ने, हम पीछे ही पड़ जाते हैं आरक्षण लेने वाले लोगों के। तो हम इतिहास के उस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में आरक्षण ने ही देश को गुलाम बनाया था, क्या आरक्षण ने ही देश को बर्बाद किया था। इन चीजों को लेकर हम धीरे धीरे उस पॉइंट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज हम इतिहास को सबसे पहले जानेंगे कि कितने भागों में इसको हम विभाजित करें और किस प्रकार से हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि महमूद गजनवी ने कैसे, कब और कहां आक्रमण किया। आइए देखते हैं। तो भारतीय इतिहास को हमने मूलतः 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यानी इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। इनमें से जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास कहूं या प्राचीन इतिहास कहूं, ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हो जाती हैं। अलग अलग क्यों हो जाती हैं? क्योंकि विश्व का जो इतिहास है वो भारत के इतिहास से आगे चल रहा है, कई वर्ष आगे चल रहा है। उसको मैं आपको दिनांक यानी सन के हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानवों का दुर्भाव जो है, प्रादुर्भाव जो है, वो लगभग 2.5 लाख हजार वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है। 2.5 लाख हजार वर्ष पूर्व। उसके बाद मानवों का क्रमिक विकास होता है। जैसे आपने सुना होगा रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, जो वर्तमान का मानव है। इस प्रकार से हम मानव का आगमन देखते हैं और मानव किस प्रकार से अपनी गति, प्रगति, विकास करते हुए आज के आधुनिक युग तक पहुंचा, तब तक का मामला हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन जो इतिहास है उसको हम मानव के आगमन से लेकर लगभग 711-12 ईस्वी तक का मानकर अध्ययन करते हैं। देखिए, इतिहास कभी भी क्षणिक परिवर्तन नहीं करता है, वो क्रमिक परिवर्तन करता है। मतलब एकदम परिवर्तन नहीं होता है, धीरे 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 क्रमिक उसमें परिवर्तन होते चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा कि 712 ईस्वी में रात हुई और दूसरे दिन 1 जनवरी मान लीजिए आ गया, है ना। 1 जनवरी जैसे आए, लोगों ने कह दिया ये बताओ आप मध्यकालीन आ गया। ऐसा नहीं हुआ होगा, ये क्रमिक परिवर्तन है। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 701 से ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच प्राचीन इतिहास का क्या हो गया होगा, अंत हो गया होगा। तो हम वैश्विक इतिहास पर चर्चा अगर करने की बात करें तो हमें समझ में आता है कि विश्व का इतिहास भारत के इतिहास से आगे है। क्यों है, आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत का इतिहास कहां से प्रारंभ होता है? देखिए, भारत का अगर हम इतिहास अध्ययन की दृष्टि से देखें तो हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेते हैं। कहां से लेते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे और हम समझने जो ये समय है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1750 ईसा पूर्व तक का। यहां से हम लोग प्राचीन इतिहास यानी भारत के प्राचीन इतिहास की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि आज से लगभग 4-4.5 हजार साल पहले ही भारत में सिंधु घाटी सभ्यता नाम की एक विशाल नगरीय सभ्यता थी। उस विशाल नगरीय सभ्यता को हमने
और गार्डन चाइल्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने विश्व की प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जाना। आइए आगे अब हम देखते हैं धीरे धीरे इसमें क्या क्या चीजें हुई, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे तो आपको बातें बेहतर समझ में आएगी। जैसे हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है ना। और यहां पर जो समय काल है इसका वो 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो यही भारतीय इतिहास का प्रारंभिक युग माना जाता है, प्रारंभिक काल माना जाता है। और इसी समय से भारत का इतिहास हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक चीज और आप क्या देखेंगे कि हमें सबसे पहले जो लेखन कला है ना, लेखन कला है, उसके बारे में जानकारी भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिली है। वहां पर लोगों ने कुछ वर्ण लिखे हैं, लगभग कुछ 11-12 वर्ण हमें मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ने में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अच्छा, इतिहास का मसला यह है कि जो चीजें हमें प्राप्त हैं, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हो, उसी के आधार पर हम इतिहास का अनुमान लगाते हैं। आइए इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा होगा वैदिक काल, है ना, वैदिक काल का समय आया। उसके बाद फिर महाजनपद काल का समय आया। क्लियर है? वैदिक काल का जो समय है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये वैदिक काल का समय है। इसको भी दो भागों में विभाजित करके पढ़ा गया, जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद आदि की रचना की गई और उसी समय के समाज को उसमें लिखा गया। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे अन्य 3 वेदों की रचना की गई, उपनिषदों की रचना की गई, वेदांगों की रचना की गई, उपवेदों की रचना की गई, दर्शन आए, जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन नामक जो दर्शन हम देखते हैं, 6 स्मृतियां आई, 6 दर्शन आए। इस प्रकार से वैदिक सभ्यता हमारी देखने को मिलती है। महाजनपद काल का प्रादुर्भाव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, है ना। और आप क्या देखेंगे कि इसी महाजनपद काल में भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, द्वितीय नगरीय क्रांति का जन्म हुआ। और देखते हैं कि यहां पर 16 महाजनपदें उभर कर आई। कितनी महाजनपदें मेरे बच्चों? 16 महाजनपदें। इस प्रकार से हम प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाते हैं तो हमें दिखाई देता है जैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, उसमें बृहदत्त साम्राज्य, बृहदत्त वंश आया, उसके बाद हर्यक वंश आया, उसके बाद आप देखेंगे शिशुनाग वंश आया, है ना। इन वंशों को हम कैसे देखेंगे, जैसे बृहदत्त वंश है ना, मगध की बात मैं कर रहा हूं। बृहदत्त वंश के बाद में आया हर्यक वंश, है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, शिशुनाग वंश आया, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं नंद वंश आया, और फिर हम देखते हैं मौर्य काल आया। और इस प्रकार हम आगे मौर्योत्तर काल की बात करते हैं। शक, कुषाण, पहलव जैसे लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ और भारतीय इतिहास में एक अनूठा संगम देखने को मिला। आगे हम क्या देखते हैं कि धीरे 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 हमारा इतिहास बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते हम 711 ईस्वी के उस काल में आ गए जहां से आज हमें चर्चा करनी है। क्लियर है? आगे हम देखते हैं, ये जो मैंने प्राचीन इतिहास का एक ओवरव्यू आपको दिया है, इससे आपको यह समझना है कि हमने अध्ययन की दृष्टि से किस प्रकार से चीजों को विभाजित किया है। आइए हम फिर से हमारे उस पॉइंट पर आते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अच्छा, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण से आरंभ होता है
और अरबों के आक्रमण में मूलतः जो सफल आक्रमणकारी हुआ वह हुआ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यही भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी सफल आक्रमणकारी हुआ है। दूसरा, यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी है। देखिए, इतिहास के पन्नों में जब हम प्राचीन में जाएंगे तो प्राचीन इतिहास में एक वंश हुआ है नंद वंश, और नंद वंश में एक राजा है धनानंद। क्या नाम है उसका? धनानंद। ध्यान दीजिएगा। और इस धनानंद के शासन काल में लगभग 126 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया मैसेडोनिया या मकदुनिया का शासक अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी आक्रमणकारी रहा। लेकिन बात हम कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास की, क्योंकि यहां से प्रश्न देखिए, प्राचीन इतिहास में हम पढ़ चुके हैं, यहां से भी प्रश्न बना था कि जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय भारत पर या मगध पर किसका शासन था? तो उस समय मगध पर धनानंद का शासन था। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं कि भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, सफल। मैं बार बार एक वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं, सफल। सफल का मतलब हुआ है कि इससे पहले भी आक्रमण हुए हैं, इससे पहले भी आक्रमण हुए हैं। क्लियर है? आगे हम देखेंगे इनको। और इसके समय काल को हम 1757 में प्लासी के युद्ध तक को लेकर चलते हैं। यानी मध्यकाल का जो इतिहास है उसको पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हमने 712 ईस्वी से 757 प्लासी के युद्ध तक मान लिया। अर्थात इधर हम क्या देखेंगे कि 1757 से आगे की जो घटना है उस घटना को हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ इतिहासकार 1707 में हुई औरंगजेब की मृत्यु को भारत में आधुनिक भारत का इतिहास बनाने की कोशिश कर चुके हैं। पर हम क्या समझ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 1706 को, है ना, प्राचीन इतिहास चल रहा होगा, और 1 जनवरी 1707 को जैसे ही 1 जनवरी हुई और लोगों ने कह दिया आधुनिक भारत आ गया, मध्यकालीन भारत आ गया या आधुनिक भारत आ गया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ होगा, है ना। मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि हर चीजों का क्या है, क्षणिक परिवर्तन हुआ। आपको पता होगा कि औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में अहमदनगर में होगी। हम आगे जाकर इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखें तो हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का जो समय है वो वैसे तो भारत में पुर्तगालियों के आगमन, यानी हम 1498 से ही पढ़ना आरंभ करेंगे, है ना। 1498 जब वास्को डिगामा नाम का एक पुर्तगाली यात्री भारत पर आएगा और भारत के कालीकट में आकर वो जो है अपना बेड़ा उतारेगा, उसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। 1947 तक के इतिहास को हम आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में जानते हैं। जहां हम आगे चलते हैं तो 1947 के इतिहास को या 1947 के बाद के इतिहास को हम स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास के नाम से जानते हैं और उसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह क्या है? आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम कितने तरीके से और कितने भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे उसको समझने का प्रयास थोड़ा सा कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। ये अरबों का आक्रमण कब होगा? 712 ईस्वी में। कब होगा? 712 ईस्वी में। तो हम उसके आक्रमण को पढ़ेंगे, उसके क्या क्या प्रभाव भारत पर रहे हैं, क्या इफेक्ट रहे हैं, भारत ने अरबों से क्या प्राप्त किया, अरबों से भारत ने क्या प्राप्त किया, है ना। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम देखेंगे महमूद गजनी। देखिए
यहां से भी हम दो तरह के मुस्लिम आक्रांताओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला मुस्लिम जो आक्रांता होगा वो अरबी होगा, और दूसरे आगे जाकर जो आएंगे वो तुर्की मुस्लिम होंगे। देखिए, भारत पर दो प्रकार के मुसलमानों ने आक्रमण किए हैं, अरबी मुसलमानों ने और तुर्की मुसलमानों ने। अब अरबी और तुर्की कौन कौन थे? जैसे ये हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम की। हम बात किसकी कर रहे हैं मेरे बच्चों? हम बात कर रहे हैं जैसे अभी मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरबी मुसलमान है, जबकि मोहम्मद गजनवी या गजनी, मोहम्मद गोरी, ये जो लोग हैं ये तुर्की मुसलमान हैं। अच्छा, एक चीज और आप क्या समझेंगे कि अरबी मुसलमान और तुर्की मुसलमानों में जो अरबी मुसलमान है वो थोड़े ठीक हैं। किसकी तुलना में? तुर्की मुसलमानों की तुलना में। क्यों ठीक है? क्योंकि अरबी मुसलमान जब आएंगे तो वो इतिहास को खत्म करने का काम नहीं करेंगे, वो किताबों को, ज्ञान विज्ञान को विदेशों में फैलाने का काम करेंगे। जबकि जब हम देखेंगे तुर्की मुसलमानों को, तो इन तुर्की मुसलमानों में महमूद गजनवी का एक मित्र होगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को विनिष्ट कर देगा, उसको नष्ट कर देगा, उसमें आग लगा देगा। आपको एक बात जानकर हैरानी भी होगी कि कुछ अनपढ़ टाइप के, जो गंवार टाइप के होते हैं ना, वो इस प्रकार की चीजों को करते हैं, जबकि जो थोड़े से भी समझदार व्यक्ति होते हैं वो किताबों को विनिष्ट नहीं करते। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास करता हूं कि अगर कोई किताब आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई किताब आपको ठीक नहीं लग रही है तो उसे नष्ट मत करिए, उसको समझने का प्रयास करिए कि इस पुस्तक में ऐसा क्यों है, समझिए। तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे, और महमूद गजनवी के बाद हम मोहम्मद गोरी के बारे में बात करेंगे, और इसी गोरी का एक गुलाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वो इसका दामाद भी होगा और गुलाम भी होगा, जो भारत में 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, है ना, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की जो है क्या करेगा, हम बात करेंगे, स्थापना करेगा। दिल्ली सल्तनत किस प्रकार से बनेगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसी लेक्चर में मध्यकालीन इतिहास में ही विजयनगर, जो कि दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के इर्द गिर्द जो इलाका या बीचों बीच जो इलाका है, उस इलाके में विजयनगर साम्राज्य आएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई करेंगे, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे जाकर हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य को, है ना। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का बड़ा तगड़ा पंगा रहेगा, बड़ा तगड़ा झगड़ा उनके अंदर रहेगा, और वो संघर्ष दोनों साम्राज्यों के समाप्त होने तक चलता रहेगा। ये बड़ा रोचक तथ्य रहेगा, आप देखिएगा जरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को। किनको पढ़ेंगे? स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को। क्यों स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं? मतलब वो स्वतंत्र राज्य जो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी आक्रांताओं की वजह से, राजाओं की जब नियंत्रण उन पर कमजोर पड़ेगा तो वो अपने आप को क्या घोषित करेंगे? स्वतंत्र शासक घोषित करेंगे। तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कुछ सूफी आंदोलनों को भी देखेंगे। सूफी आंदोलनों को क्यों देखेंगे? क्योंकि ये सूफी आंदोलन हमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक और इस प्रकार के संस्कृति का हमें आभास कराएंगे कि उस समय किस संस्कृति की कैसी पहल थी और कल्चरल जो सिस्टम था वो कैसा था, किस पर डिपेंड था। आगे जाकर हम भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, भक्ति मूवमेंट अभी थोड़ा सा ज्यादा ही चर्चा में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर, जैसे अभी आपको पता होगा, ये धार्मिक जो उन्माद आ रहा है, धार्मिक जो बातें आ रही है, धार्मिक बातें कभी कभी समाज को इतना इफेक्ट कर देती है, उस चीज को हम यहां से समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति आंदोलन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन से एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में 2022 में परीक्षा जो हुई थी, 2022 वाली, उस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई।
ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, वो किस प्रकार से चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, उस चीज को हम भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन के नाम से जानेंगे और इसको हम समझने का विस्तार से प्रयास भी करेंगे। क्लियर है? आइए उसके बाद हम मुगल साम्राज्य को देखेंगे। मुगल साम्राज्य में हम क्या पाएंगे कि आगे चलकर एक लोदी वंश आएगा जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होगा, और इब्राहिम लोदी को बाबर नाम का एक आक्रांता हराएगा, पराजित करेगा और दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके वह जो है मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का जो है नींव रखेगा। उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मुगलों की शासन व्यवस्था के बारे में। क्या शासन व्यवस्था थी, कैसे वो चलाते थे, क्या क्या उनकी राजनीतिक जो है संरचनाएं थी, उन पर हम बात करेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे मेरे बच्चों मराठों के उत्कर्ष पर। मराठों का उत्कर्ष बेसिकली हम इसको आगे जाकर अंग्रेजों के साथ जो पंगे होंगे उनको लेकर ज्यादा बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद की घटना को हम आधुनिक भारत में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए और थोड़ा सा हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी समझाया है ना, और बात क्या हुई थी अभी हमारी बात ये हुई कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण है, यहीं से हम मध्यकालीन इतिहास की क्या मानते हैं मेरे बच्चों, शुरुआत मानते हैं। यहीं से हम मध्यकालीन इतिहास की क्या मानते हैं, शुरुआत मानते हैं। क्लियर है? अब भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं वो दो प्रकार से हुए हैं, जैसे अरब मुस्लिम आक्रमण और दूसरा तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों चीजें जो है अलग अलग हैं। इनको हम समझेंगे। देखिए कि अरब मुस्लिम आक्रमण में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम की। किसकी बात करेंगे? मोहम्मद बिन कासिम की। क्लियर है? ये यहां लिखा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम। तो ये अरबी आक्रमणकारी है और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने भारत पर आक्रमण किया। जबकि तुर्की मुसलमान आक्रमणकारियों में हम महमूद गजनी या गजनवी को देखेंगे, मोहम्मद गोरी को देखेंगे, और इसी गोरी का जो आगे चलकर गुलाम है उसका नाम है ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की जाएगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम हैं ये अरबी मुसलमान हैं, जबकि ये जो मोहम्मद गजनवी और गौरी है ये तुर्की मुसलमान हैं। जबकि आगे जाकर जब ऐबक की चर्चा आएगी तो वो चकदाई तुर्क होगा। ध्यान रखिएगा, इस पर हम आगे चलकर और विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम स्रोतों को जानने का प्रयास करते हैं, है ना, कि आखिर कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें भारत में अरबी आक्रमणकारी या मध्यकालीन इतिहास के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास कर रहे हैं। अरबों पर आक्रमण के बारे में हमें कहां से पता चलता है? ये जितनी सारी बातें हम 712 ईस्वी के बारे में कह रहे हैं, इसके स्रोत क्या है? तो देखिए मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों पर अगर हम चर्चा करें तो स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण एक पुस्तक है चचनामा। क्या नाम है उस पुस्तक का? चचनामा। और ये जो पुस्तक है ये अरबी में लिखी गई है। किस में लिखी गई मेरे बच्चों? अरबी में। तो ये जो चचनामा नाम की पुस्तक है इसी से हमें सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? अगर हम चचनामा की बात करें तो इसकी जो रचना है, इसकी रचना अल अबी ने की थी। अल अबी, देखिए अल अबी इसकी रचना का दावा करता है, लेकिन वास्तव में इसकी रचना अल अबी ने की थी कि नहीं की थी इस बारे में हमें जानकारी बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद हम दूसरा अगर हम बात करें तो भारत पर तुर्की आक्रमणों में महमूद गजनवी के साथ आया एक इतिहासकार जो फारसी इतिहासकार है ना, लेकिन उसने बाद में अरबी में ही इतिहास को लिखने का प्रयास किया। नाम है अल बरूनी। क्या नाम है उसका?
अल बरूनी। तो हम अल बरूनी के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। ये मध्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोतों में सबसे पहला हम बात कर रहे हैं सिंध पर आक्रमण की, तो उसके बारे में जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। आइए अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उसने क्यों भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के क्या कारण थे। तो आइए अब हम देखते हैं कि अरबों के भारत पर आक्रमण के क्या कारण रहे। देखिए वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिनको हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको बेहतर चीजें समझ में आएगी कि जैसे ये हमारा है भारत वाला हिस्सा, क्लियर है। और भारत वाला ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये गुजरात वाला हिस्सा है, ये पूरा गोवा वाला हिस्सा, केरल वाला हिस्सा, ये तटीय इलाके हैं, क्लियर है। और यहां से कई सारे अरबी और कई सारे तुर्की जो लोग हैं वो यहां पर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। वो इस तरफ से व्यापार करते हुए आप देखेंगे ये श्रीलंका वाला इलाका है, वो यहां तक व्यापार करते हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि इस व्यापार से अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण करने से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो देखिए आपने नाम सुना होगा कि लगभग 670 या 600 ईस्वी के लगभग, है ना, इस्लाम का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, इस्लाम धर्म का, क्लियर है। और इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो है पैगंबर मुहम्मद साहब। कौन है, पैगंबर मुहम्मद साहब, क्लियर है। इन्हीं को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है। अब क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वो अपने आप को क्या कहते थे, खलीफा कहते थे। क्या कहते थे, खलीफा। अच्छा खलीफा क्या है इस बात को भी आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में जगत गुरु आदि शंकराचार्य उस तरह के जो उत्कृष्ट पद होते हैं धर्म में, उसी प्रकार जैसे हम क्रिश्चियन में मान लें तो पोप होते हैं, जैसे हम मुस्लिम में मान लें तो खलीफा होते हैं, क्लियर है। आप देखिए कि ये जो खलीफा है ये वास्तव में एक धार्मिक पद होता था। कैसा पद होता था, धार्मिक पद। लेकिन समय के साथ ये खलीफाओं के द्वारा राजनीति में भी हस्तक्षेप किए जाने लगे। इस कारण से अब ये पद धार्मिक होते होते राजनीतिक पद भी बन गया। तो आप समझने का प्रयास करिए कि अरबी देशों में जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों के मुखिया होते थे वो क्या कहलाते थे, खलीफा कहलाते थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो खलीफा बने। और इन खलीफाओं में उमैयद खलीफा नाम का एक खलीफा है, उमैयद खलीफा, ध्यान रखिएगा। और इस उमैयद खलीफा का एक गवर्नर है अल हिजाज। क्या नाम है उसका, अल हिजाज, क्लियर है। तो ये जो अल हिजाज है, सुनिए ध्यान से, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बनते हैं उनके उत्तराधिकारी में उमैयद खलीफा का गवर्नर अल हिजाज। और इस अल हिजाज का सेनापति नाम है मोहम्मद बिन कासिम। इस पर हम विस्तार से चर्चा मध्यकालीन इतिहास को लेकर करने वाले हैं, क्लियर है। तो आपने समझने का प्रयास किया। 670 ईस्वी के लगभग इस्लाम का उदय होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब उसके क्या है, प्रवर्तक हैं। बाद में उनके उत्तराधिकारी हुए, लगभग 4 तो उनके साथ के ही उनके उत्तराधिकारी बाद में बने, है ना। उनमें बाद में एक पद का निर्माण हुआ, वो खलीफा कहलाया। खलीफा मूल रूप से धार्मिक पद था, लेकिन बाद में जो है वो राजनीतिक पद भी बन गया। और उसमें उमैयद खलीफा नाम का एक खलीफा है। उस उमैयद खलीफा का गवर्नर अल हिजाज है। और अल हिजाज का सेनापति कौन है मेरे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम, क्लियर है। अब समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो अब हम समझने का थोड़ा सा मैप के माध्यम से प्रयास करेंगे मेरे बच्चों, है ना, कि ये जो है हमारा, आप मान के चलिए ये इंडिया वाला इलाका है, ठीक है। इधर हम देखेंगे मेरे बच्चों तो ये श्रीलंका वाला इलाका है ना, श्रीलंका। और यहां जब हम देखते हैं तो ये अरब सागर है। ये क्या है मेरे बच्चों, अरब सागर।
और यहां पर अगर हम देखें तो इराक और ईरान वाला जो इलाका है, जहां पर अभी खलीफाओं का शासन चल रहा है। खलीफाओं में मैंने आपको अभी बताया उमैयद खलीफा, उमैयद खलीफा का गवर्नर अल हिजाज और अल हिजाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है? तो क्या हुआ मेरे बच्चों, ये जो अरब वाले लोग हैं, ये अरब सागर के जरिए ऐसे करते हुए श्रीलंका और इधर के पूर्वी कुछ एशियाई इलाके जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, ये इंडोनेशिया वाला इलाका है, हम ये मान के चले कि इस इलाके में ये इस आधार से, इस पाथवे से क्या करते थे मेरे बच्चों, व्यापार करते थे। क्या हुआ कि इस अल हिजाज नाम के गवर्नर का, अल हिजाज नाम के गवर्नर का यहां से जब मसाले या माल लेकर, धन लेकर जहाज जा रहा था, क्या जा रहा था मेरे बच्चों, जहाज। क्लियर है? और ये जहाज जब इस तरफ जा रहा था, है ना, पानी के रास्ते, तो जाते वक्त यहां गुजरात के, ध्यान रखिएगा, गुजरात के कुछ समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया। इस जहाज में जितना भी धन वगैरह था वो सब इन गुजराती लुटेरों ने क्या कर लिया, गुजराती समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। ठीक, जब ये लूटा तो इस बात की खबर अल हिजाज को लगी। तो अल हिजाज को क्या लगा कि ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका दाहिर के अंतर्गत जो है, अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है मेरे बच्चों, दाहिर के अंतर्गत। सुनिएगा ध्यान से, किसके अंतर्गत आता है, दाहिर। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है कि इस सिंध वाले इलाके में एक चाच नाम के ब्राह्मण का शासन रहा। चाच नाम के एक ब्राह्मण का शासन रहा और उस चाच का बेटा कौन है, दाहिर है। क्लियर है? तो इस दाहिर ने इनके इस जहाज को लूटा, ऐसा अल हिजाज को लगा। वास्तव में दाहिर का कोई दोष नहीं है, यहां पर सुनिएगा ध्यान से। इस अल हिजाज ने एक पत्र लिखा दाहिर को और उस पत्र में कहा कि दाहिर राजा, आपके क्षेत्र में हमारे समुद्री जहाज को लूटा गया है। हम चाहते हैं कि आप उन समुद्री लुटेरों पर कार्यवाही करें और हमारा लूटा हुआ जो धन है वो हमें वापस दिलाएं। ये बात अल हिजाज ने किसको भेजी, दाहिर को। क्लियर है? दाहिर ने पत्र लिखकर भेज दिया वापस से अल हिजाज को और कहा कि जिस इलाके में लूट हुई है वो इलाका मेरे अंडर में नहीं आता है या वो मेरे राज्य का हिस्सा नहीं है, अतः मैं आपके लूटे हुए धन को वापस करवाने में असमर्थ हूं या मैं नहीं करवाना चाहता। अब आप सुनिएगा ध्यान से कि अल हिजाज को आया गुस्सा और उसने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में इस सिंध पर, ध्यान रखिए दाहिर शेन का शासन किस पर है, सिंध पर, इस सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। सुनिएगा ध्यान से कि सिंध पर जब दाहिर का शासन था उस समय अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इस सिंध की उस समय की व्यवहारिक राजधानी मुल्तान को जीत लिया। किसको जीता मेरे बच्चों, मुल्तान को, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और मुल्तान को जीतकर इसने इस मुल्तान को स्वर्ण नगरी, ध्यान रखिएगा, गोल्डन सिटी नाम दिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुल्तान को किस आक्रांता ने या किस आक्रमणकारी ने या किस व्यक्ति ने स्वर्ण नगरी संबोधित किया है, तो वह है मोहम्मद बिन कासिम। अब सुनिए ध्यान से, ये जो दाहिर है, इस दाहिर की पराजय हुई। उस पराजय के बाद मुल्तान पर अरबों का क्या हो गया, आधिपत्य हो गया। इस प्रकार हम एक बात स्पष्टतः क्या देख सकते हैं
कि भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम है। क्लियर है। और दूसरा ये तथ्य कि भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमानों में पहला कौन सा मुसलमान था, तो ध्यान रखिएगा वो अरबी मुसलमान था। क्लियर है क्या बच्चों? अरबी मुसलमान था। अब देखिए, जब इस प्रकार से हमारे सिंध पर आक्रमण हुआ तो मैंने जो आरक्षण वाली बात आपको प्रारंभ में कही थी कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया, उस तथ्य को थोड़ा सा मैं यहां समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, क्या आपको पता है कि दाहिर सेन ब्राह्मण वंशी है? चाच नाम के ब्राह्मण का बेटा है और उस चाच ने ही सिंध पर अपना साम्राज्य बसाया था। तो मुझे यह बताइए, जिस समय 700 अभी इससे पहले एक भी मुसलमान भारत में नहीं आया है राज्य करने के लिए और धार्मिक प्रचार करने के लिए। देखिएगा, ये दाहिर सेन जो ब्राह्मण है, इसी व्यक्ति की वजह से मुसलमान भारत में घुस पाए। अगर ये डटकर सामना करता, या उस समय इस क्षेत्र के जितने राजपूत राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, यदि वे सभी इस मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाले इस आक्रांता के खिलाफ अगर विद्रोह कर देते, तो आपको नहीं लगता कि ये उसी समय भाग जाता? और ये भाग जाता तो भारत में मुसलमान नहीं आते। उस समय की बात कर रहा हूं, वर्तमान मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं। तो नहीं आते। तो आप मुझे बताइए, प्रारंभ में देश में घुसने किसने दिया? दाहिर ने घुसने दिया। क्लियर है? क्या ये व्यक्ति आरक्षण वाला था? नहीं। इसी प्रकार आगे जाकर हम बात करेंगे कि जब मोहम्मद गजनवी भारत में आएगा तो वह भी आके गुजरात के भीम द्वितीय से क्या करेगा? युद्ध करेगा। तो भीम द्वितीय भी क्षत्रिय है। आप समझने का प्रयास करिए कि धीरे धीरे जब आक्रांता आते गए, यदि भारत की समस्त शक्तियां आपस में मिलकर इन आक्रांताओं का क्या करती? विद्रोह करती, विरोध करती, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इस प्रकार के आक्रांता सफल हो सकते थे। सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर 712 में आक्रमण हुआ। अब क्या होता है? इस आक्रमण की वजह से, इस आक्रमण को पहले समझिए कि ये जो आक्रमण 712 में हुआ है, इसे रेवार का युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? रेवार का युद्ध। तो प्रश्न बन सकता है कि रेवार का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? तो रेवार का युद्ध 712 ईस्वी में अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य हुआ। क्लियर है? इसमें दाहिर की पराजय हुई और मुल्तान और सिंध वाले इलाके पर अरबों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। चलिए और आगे समझने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, ये जो आक्रमण हुआ, इस आक्रमण से दो चीजें सामने आई। एक तो अरबवासी जो है वो भारत में प्रविष्ट कर गए। दूसरा कि जो भारत का कल्चर है वो अरबों ने भी अपनाया। अरबों ने भी क्या किया? अपनाया। तो पहले हम ये समझते हैं कि अरबों के इस युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे, क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में अरब संस्कृति घुल मिल गई। अरब संस्कृति क्या हो गई मेरे बच्चों? घुल मिल गई। अच्छा, अरब संस्कृति घुलने मिलने का मतलब है कि अरबों के यहां जो जो चीजें संस्कृति के रूप में, कल्चर के रूप में जो चल रही थी, वो भारत में आई और भारत का जो कल्चर है वो अरबों ने भी अपनाया। बेसिकली क्या होता है कि जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं, जब दो अलग अलग सभ्यताएं आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच कुछ आदान प्रदान होता है। जैसे आप देखिएगा, हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक कल्चर है ना। अभी थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं समझा रहा हूं कि ये पश्चिमी कल्चर है। कैसा कल्चर है? पश्चिमी कल्चर है, जिसको हम लोग अमेरिका या यूरोपीय ऐसे कुछ कल्चर हम भारत के लिए मान रहे हैं। और एक ये जो है ये भारतीय कल्चर है। ये कौन सा कल्चर है? भारतीय कल्चर है। क्लियर है?
तो क्या हुआ, जैसे अभी वर्तमान में हम जींस पहन रहे हैं, है ना, लड़कियां टॉप पहनती हैं या लड़कियां नए नए आधुनिक कपड़े पहन रही हैं, लड़के आधुनिक कपड़े पहन रहे हैं। तो जब तक हम इन पश्चिमी सभ्यताओं के संपर्क में नहीं आए, उससे पहले भारतीय सभ्यता या संस्कृति के जो लोग हैं वो इस प्रकार के जींस पैंट नहीं पहनते थे। तो हमने उनके कल्चर को अपना लिया, उन्होंने भी हमारे कुछ कल्चर को अपना लिया। तो कल्चर का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्लियर है? तो पहली तो अरब संस्कृति घुल गई। दूसरा, अरब की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वह व्यवस्था भी भारत में मिलने लगी। उस व्यवस्था ने भी भारत में क्या किया, सम्मिश्रण कर दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत के जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, सुनिएगा ध्यान से, कुलीन वर्ग यानी तथाकथित जो अपने आप को उच्च वर्ग उस समय मानता था, उस वर्ग ने अरबी मुसलमानों का जो पहनावा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुर्ता पायजामा, कुर्ता पायजामा, ये हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं था, लेकिन अरबों के द्वारा भारतीय लोगों ने उसे क्या किया, अपनाया, कुर्ता पैजामा। और कौन से वर्गों ने सबसे पहले अपनाया, कुलीन वर्ग ने। कुलीन मतलब जो तथाकथित अपने आप को उच्च वर्ग मानते थे, है ना, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, इस प्रकार के वर्गों ने ही इस संस्कृति को सबसे पहले अपनाया। उसके बाद क्या प्रारंभ हुआ, उसके बाद हम देखते हैं मेरे बच्चों कि भारत में ऊंट पालने की प्रथा आरंभ हो गई। क्या पालने की प्रथा आरंभ हो गई, ऊंट पालने की प्रथा आरंभ हो गई। बात समझिएगा, ऊंट पालने की प्रथा इससे पहले भारत में नहीं थी। ये भी किसकी देन है मेरे बच्चों, अरबों की देन है। तीसरा हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों, खजूर की खेती प्रारंभ हो गई। खजूर की क्या प्रारंभ हो गई मेरे बच्चों, खेती प्रारंभ हो गई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, आज भी अच्छे किस्म की जो खजूर है वो अरब देशों में ही उगाई जाती है। क्लियर है? तो भारत में ऊंट पालने की प्रथा, खजूर की खेती, और महत्वपूर्ण क्या मामला हुआ, एक मुद्रा चलाई गई। देखिए, चूंकि दाहिर को पराजित किया है, इसलिए इन अरबों ने दिरहम, किस नाम की मुद्रा चलाई मेरे बच्चों, दिरहम नाम की मुद्रा चलाई, जो आज भी अरबी देशों के कुछ देशों की मुद्रा है। दिरहम अरबी देशों की मुद्रा है। तो ये मुद्रा अरबों के द्वारा भारत में चलाई गई। तो ये सारे जो प्रभाव आप देख रहे हैं, ये अरबी मुसलमानों के आक्रमण का प्रभाव भारत पर दिखा। और क्या क्या दिखा, अरबों में इस मोहम्मद बिन कासिम ने ही मेरे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले एक विशेष प्रकार का कर लगाया, जिसका नाम रखा गया जजिया कर। क्या नाम रखा गया इस कर का, जजिया कर। ये एक प्रकार का गैर धार्मिक कर था। कैसा कर था मेरे बच्चों, गैर धार्मिक कर। सुनिएगा ध्यान से, ये कैसा कर था, गैर धार्मिक कर। गैर धार्मिक का मतलब हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम था, है ना, क्या था, मुस्लिम था। तो उसने मुस्लिमों को छोड़कर अन्य जितने भी वर्ग के लोग, वर्ण के लोग उस सिंध प्रांत में रह रहे हैं, उन सब पर एक स्पेशल कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और उस टैक्स का नाम क्या रखा, जजिया कर। क्या नाम रखा, जजिया कर। तो भारत में जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। कब लगाया, 712 ईस्वी में लगाया। क्लियर है? ये किस प्रकार का कर है मेरे बच्चों, गैर धार्मिक कर है। किस प्रकार का कर है, गैर धार्मिक कर है। दूसरा, हम एक चीज और समझने का प्रयास करें कि इससे, इस कर से, एक तो उसने बच्चों को वंचित रखा। बच्चे भी कौन से, जो अनाथ बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स हैं तो उनसे तो लिया ही जाएगा। क्लियर है? बच्चों को। उसके बाद उसने महिलाओं से कर नहीं लिया, है ना, किससे नहीं लिया, महिलाओं से नहीं लिया। उसके बाद उसने दिव्यांगों से कर नहीं लिया। दिव्यांगों का मतलब उस समय विकलांग शब्द ले लीजिए आप, है ना, विकलांगों से कर नहीं लिया। क्लियर है? और इस श्रेणी को छोड़ दें तो एक श्रेणी है जिससे उसने कर नहीं लिया, वो कौन सी श्रेणी है, ब्राह्मण। ब्राह्मणों से भी उसने कर नहीं लिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया होगा उसने? अच्छा, गैर मुस्लिम, गैर धार्मिक का मतलब हो गया कि मुस्लिमों को छोड़कर सभी से लेना है। चलो, बच्चों से इसने ले लिया क्योंकि ये कमाते धमाते नहीं होंगे उस समय। महिलाओं से क्यों नहीं लिया? महिलाओं में भी स्पेशली आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, जो महिला घर की मुखिया होती थी उस घर से नहीं लिया जाता था। और दिव्यांगों से नहीं लिया, ये भी मान लिया क्योंकि वो कमा धमा नहीं सकते हैं। तो फिर इनसे क्यों नहीं लिया?
इनसे नहीं लेने के कारणों पर अगर हम चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब दाहिर नाम का ब्राह्मण शासक पराजित हुआ और उसे लगा कि अब साम्राज्य हाथ से निकल गया, तो उसने, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत के कुछ रहस्य, कुछ ऐसे चीजें जहां बहुत ज्यादा धन हो, वैसे स्थान बताने के लिए उसने समर्थन दिया। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मैं ब्राह्मणों से भी क्या नहीं लूंगा, कर नहीं लूंगा, क्योंकि दाहिर जो है वो ब्राह्मण ही था। जबकि अगर हम इस युद्ध के परिणाम को देखें तो सबसे ज्यादा कर तो दाहिर पर लगना चाहिए, क्योंकि वो पराजित हो चुका है, लेकिन ब्राह्मण वर्ग को छोड़ दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये जजिया कर है। और आपको ये भी जानना है कि 712 में ये भारत में किस प्रांत पर लगाया गया था, सिंध प्रांत पर। इस पॉइंट को स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर लगाया था, सिंध प्रांत पर या सिंध क्षेत्र पर मेरे बच्चों लगाया था 712 ईस्वी में। क्लियर है? और आगे हम चलते हैं तो इसके और भी बहुत सारे हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब प्रभाव में हम देखेंगे कि एक साहित्य वाला प्रभाव महत्वपूर्ण है। साहित्य में इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, है ना, जो इतिहास बताते हैं, जो इतिहास में भूगोल बताते हैं, है ना, इन जैसे विषयों के ग्रंथों का भी अरबी में क्या हुआ, अनुवाद हुआ। अरबी में क्या हुआ, अनुवाद हुआ। ध्यान रखिएगा। और अरबी में अनुवाद में हम सबसे पहले जैसे ले लेते हैं पंचतंत्र है ना। कौन सा ग्रंथ है, पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णुदत्त शर्मा। क्लियर है? तो पंचतंत्र है। उसके बाद में हम ब्रह्मगुप्त का देखते हैं, ब्रह्म सिद्धांत खंड खाद्य, है ना, खंड खाद्य। इसका भी क्या किया गया मेरे बच्चों, हिंदी अनुवाद किया गया। क्लियर है? और भी कई सारी किताबें हैं जिनका हिंदी में क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है। तो ये भी प्रभाव हम देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भारत से उनने क्या चीजें ली। तो भारत से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो दशमलव प्रणाली है। कौन सी प्रणाली मेरे बच्चों, दशमलव प्रणाली। ये दशमलव प्रणाली भारत से किसने एक्सेप्ट की मेरे बच्चों, अरबों ने एक्सेप्ट की। और अरबों के द्वारा फिर ये यूरोप में पहुंचाई गई। तो दशमलव प्रणाली का जो जनक है वो भारत है। जैसे जीरो का जनक भी कौन है, भारत है। आपने वो गाना सुना होगा ना, देता ना दशमलव भारत तो, है ना, फिर चांद पे जाना मुश्किल था। क्लियर है? ग्रहों आदि का पता लगाना मुश्किल था। इस प्रकार का कुछ गाना है, आप देखिएगा एक बार। तो दशमलव प्रणाली की बात हम कर रहे हैं। ये भारत से कहां चली गई मेरे बच्चों, अरब चली गई। आइए इसको हम थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्लाइड के माध्यम से हम प्रभाव देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव रहे। तो इन प्रभावों में आप स्पष्ट रूप से क्या देख पा रहे होंगे कि इस्लाम का प्रादुर्भाव हो गया। अच्छा, मुस्लिम आए हैं तो सिंपल सी बात है, इस्लाम तो लेकर आएंगे। और आप ध्यान रखिएगा, इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, अरब संस्कृति, व्यापार और ज्ञान विज्ञान का भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। उसके बाद हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों, ऊंट पालने की प्रथा प्रारंभ हुई, खजूर की खेती प्रारंभ हुई, दिरहम नामक मुद्रा चलाई गई और जजिया नामक क्या लगाया गया मेरे बच्चों, कर लगाया गया, जो गैर मुस्लिम कर था। क्लियर है? ज्ञान की बात अगर हम करें, ज्ञान विज्ञान में, तो क्या हुआ, देखिए ये भारत हमें दिखाई दे रहा है। तो भारत ने हमको क्या दिया, अरबों ने हमको क्या दिया कि अरबों से हमने इतनी सारी चीजें ले ली, कल्चरल सिस्टम ले लिए, कई सारे अरबी ग्रंथों का भी हमने जो है अध्ययन किया। लेकिन भारत वालों ने हमारे यहां से क्या लिया है, दशमलव प्रणाली ली है। कौन सी प्रणाली ली मेरे बच्चों, दशमलव प्रणाली। उस दशमलव प्रणाली को अल ख्वारिज्म नाम का एक व्यक्ति अरब लेकर गया। सुनिएगा ध्यान से, अल ख्वारिज्म नाम का एक व्यक्ति अरब लेकर गया और फिर अरब से अलेबार्ड नाम का एक व्यक्ति कहां लेकर गया मेरे बच्चों, यूरोप लेकर गया। इस प्रकार दशमलव प्रणाली भारत से पहले अरब पहुंची और अरब से फिर वो यूरोप पहुंची। क्लियर है? इसके अलावा साहित्य में अगर हम देखें तो आर्यभट्ट का जो सूर्य सिद्धांत है उसका अरबी में अनुवाद हुआ, चरक संहिता का अरबी में अनुवाद हुआ, सुश्रुत संहिता का अरबी में
अनुवाद हुआ, और पंचतंत्र का भी अरबी में क्या हुआ मेरे बच्चों, अनुवाद हुआ। आगे हम देखते हैं कि अरबों से और हमें क्या मिला। तो अरबों से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो आजकल हम उपयोग करते हैं, मानसून शब्द, जो कि वहां के मौसम से बना है, और मौसम का मतलब होता है ऋतु या मानसून। तो मानसून शब्द भारत में कहां से आया, अरबों से आया। बात समझ में आई। इसके अलावा मानचित्र कला, आर्ट ऑफ मैप, यानी मानचित्र बनाने की जो कला है, वो भी हम भारतीयों ने किससे सीखी मेरे बच्चों, अरबों से सीखी है। बात आपको समझ में आ रही है। तो ये इतने सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इन इफेक्ट्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात समझ में आएगी कि जो हम बात करते हैं हिंदू शब्द की, हिंदू शब्द, ये हिंदू शब्द भी अरबों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, अरबों के द्वारा। और 1996 या 1997 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में कि भारतीय जनता के संदर्भ में, भारतीय जनता के संदर्भ में सबसे पहले हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा गया, तो ये किया गया था मेरे बच्चों अरबों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अरबों के द्वारा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, तो आपको हिंदू शब्द और हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समझ में बेहतर आ जाएगा। क्या है सुनिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा इंडिया वाला इलाका है मेरे बच्चों। इस इंडिया में यहां पर एक 2880 किलोमीटर लंबी एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है मेरे बच्चों, सिंधु नदी। ये ऐसे पाकिस्तान में बहते हुए मित्र नामक स्थान पर अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, अरब सागर में। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, इस सिंधु नदी के आसपास वाले इलाके को सिंध प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिंध प्रांत। तो जब अरबी लोग यहां इस सिंध प्रांत को जीत चुके थे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो हुआ क्या कि वह लोग स का अर्थ उच्चारण करने में थोड़ा सा तकलीफ महसूस करते थे। वो स का अर्थ उच्चारित नहीं कर पाते थे। इस कारण उन्होंने इस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। इस सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू नदी कहा। और इस सिंधु नदी के आसपास रहने वाली जनता को उन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा, हिंदू। और जहां ये हिंदू लोग रहते हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के रहने के स्थान को इन अरबों ने हिंदुस्तान कहा। क्या कहा, हिंदुस्तान। ध्यान रखिएगा, ये किन शब्दों से मिलकर बन गया है, हिंदू प्लस स्थान। और इस प्रकार एक नया शब्द बना मेरे बच्चों, हिंदुस्तान। और समय के बढ़ने पर, समय के आगे चलने पर धीरे धीरे ये स्थान में बदल गया, और धीरे धीरे इस सिंध प्रांत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। देखिए, पूरे भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं था, केवल इस शब्द का। और यहां रहने वाली जनता बाद में हिंदू जनता कहलाई। क्या कहलाई मेरे बच्चों, हिंदू। एक बात और ध्यान रखिए कि इसमें जितनी भी जनता थी, चाहे वो बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, जो भी लोग रहते होंगे, उन सबको एक साथ अरबों ने हिंदू कह दिया। क्लियर है क्या। इस प्रकार से हिंदू शब्द का जो है उत्पत्ति हुई, क्यों, किसके द्वारा हुई है, अरबों के द्वारा। इससे पहले हिंदू शब्द भारतीय किसी भी इतिहास में, ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है। इस प्रकार हिंदू शब्द की क्या होती है, उत्पत्ति देखने को मिलती है। चलिए, क्लियर है। तो यहां से हमें जो है वो हिंदू शब्द क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों, है ना। आगे और क्या क्या चीजें होती हैं देखने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैंने अभी आपको ये समझाया कि भारत पर कई सारे प्रभाव हमको देखने को मिले। अच्छा, अब थोड़ा सा एक हम ये देख लेते हैं कि इन अरबों के आक्रमण के उद्देश्य क्या क्या थे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि जहाज लूटे गए थे। उन जहाजों को बचाने के लिए जो लगाया गया, जो है युद्ध किया गया, उसी का कारण मूल था।
हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं कि क्या क्या कारण रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो धन को लूटना, क्योंकि उनके जहाज को हमने लूट लिया था। दूसरा, इस्लाम के प्रोपगेशन को यहां पर बढ़ाना, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और तीसरा, वही जो सिंध हिंद देवल वाला जो है लुटेरा ने लूट लिया था, वही वाला कारण यहां पर भी आ रहा है। मैंने कहा था कि 712 में लूटने के बाद जब मुल्तान पर अधिकार कर लिया तो मुल्तान को क्या कहा? स्वर्ण नगरी कहा। क्लियर है? और आप देखेंगे कि अली अहमद, जो मैंने आगे पहले आपको अली अभी कहा है, वही अली अहमद है और उसने किसकी रचना की है? चचनामा की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहां से फिर हम क्या देखते हैं, आपको ध्यान रखना है, अल फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत खंड खाद्य का किसमें अनुवाद किया है? अरबी में अनुवाद किया है। किसमें अनुवाद किया है? अरबी में। अरब वैज्ञानिक सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय था। अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय था। ये हम सतीश चंद्र की मध्यकालीन इतिहास का जो भारत है उस बुक से हम लेते हैं, और इसको ध्यान रखिएगा, विज्ञान पर ही आधारित है, क्योंकि उन्होंने गणित है, भूगोल है, ऐसे कई चीजों पर जो है बहुत ज्यादा अध्ययन किया और चीजों को सामने लाने का प्रयास किया। आइए अब हम थोड़ा सा कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। इन प्रश्नों पर ध्यान देने से पहले आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बात कर रहे हैं अल बरूनी की। किसकी बात करेंगे? अल बरूनी। सुनिएगा ध्यान से, अल बरूनी। तो अल बरूनी जो है ये वास्तव में उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं। कहां के? उज्बेकिस्तान। आप ध्यान रखिएगा कि ये कहां के निवासी हैं भाई साहब? उज्बेकिस्तान के निवासी हैं। क्लियर है? आप ध्यान रखें कि आगे जाकर मोहम्मद गजनवी आएगा। कौन आएगा? महमूद गजनवी आएगा। और इस गजनवी ने 1017 ईस्वी में 1017 ईस्वी में जब ख्वारिज्म पर अधिकार कर लेगा, ख्वारिज्म पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेगा, तो वहां से गुलाम के रूप में वह किसको लेकर आया? अल बरूनी को लेकर आया। और जब अल बरूनी को वो लेकर आएगा, आगे जाके हम इतिहास में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर है? उज्बेकिस्तान का निवासी है ना? और उसको कौन लेकर आया है? मोहम्मद गजनवी। और इस व्यक्ति ने, यानी कि अल बरूनी ने, अपनी जो किताब लिखी है मेरे बच्चों, उस किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, या फिर उसका एक और नाम है उसका किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। ये दोनों एक ही किताब है और इन दोनों के रचयिता कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी कहां का निवासी है? उज्बेकिस्तान का निवासी है। और उसने तहकीक हिंद या किताब उल हिंद नाम की पुस्तक लिखी है। आगे जाकर इसी किताब का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है मेरे बच्चों। किसमें अनुवाद हुआ है? अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, और वो करवाया है ईसी खाउच ने, या ईसी साउच नाम के एक अंग्रेज ने। क्लियर है? ध्यान रखिएगा कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की। अल बरूनी कहां का निवासी है? उज्बेकिस्तान का। कौन लेकर आया? मोहम्मद गजनवी लेकर आया। कब लेकर आया? 1017 में लेकर आया। कौन से अभियान के दौरान? ख्वारिज्म विजय अभियान के दौरान। और इसका अंग्रेजी जो अनुवाद हुआ है वो ईसी साउच ने किया है। ईसी साउच ने किया है। अच्छा, इस किताब उल हिंद की सबसे महत्वपूर्ण बात पता है आपको क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अल बरूनी नाम के साहित्यकार या इतिहासकार या दार्शनिक व्यक्ति ने क्या काम किया? इसने भारतीय समाज में फैली वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा, विस्तार से क्या किया है? वर्णन किया है। क्लियर है? और इसने इसमें भी सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान दिया तो किस पर दिया है? शूद्रों पर। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के अनुसार इस वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च वर्ण जो है वो किसको माना गया? ब्राह्मण को माना गया। क्लियर है? तो ध्यान रखिए कि अल बरूनी गजनवी के साथ भारत आया और उसने उस समय मध्यकालीन भारत के आक्रांताओं के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय के समाज के बारे में विस्तार से लिखा है। क्लियर है? इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, वैसे है ना। एक और यात्री हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक यात्री है मोरक्को का। कहां का यात्री है? मोरक्को का यात्री है।
उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है इब्न बतूता, इब्न बतूता। और इस व्यक्ति ने रहेला नाम की पुस्तक लिखी है। किस नाम की पुस्तक लिखी मेरे बच्चों? रहेला नाम की। तो ये जो हम देख रहे हैं इब्न बतूता कहां का यात्री है? मोरक्को का है। और इसने कौन सी किताब लिखी है? रहेला। यहां से भी हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा मिलती है। हम बात कर रहे हैं साहित्य के बारे में। तो और क्या मामला हुआ है मेरे बच्चों? तो और आप देखेंगे कि एक हमारे ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत खंड खाद्य। ध्यान रखिएगा, पूरा नाम क्या है इस पुस्तक का? ब्रह्मगुप्त सिद्धांत खंड खाद्य। इस पुस्तक का अल फाजरी या अल फजारी नाम के एक अरबी साहित्यकार ने सिंध हिंद नाम से क्या किया मेरे बच्चों? अनुवाद किया। क्लियर है? तो रहेला किसकी रचना है मेरे बच्चों? वो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता की है। जबकि अल फाजरी ने जिस सिंध हिंद नाम की पुस्तक को लिखा है वो ब्रह्मगुप्त खंड खाद्य, जो ब्रह्मगुप्त की रचना है, उसी का क्या है? अरबी अनुवाद है। कैसा अनुवाद है मेरे बच्चों? अरबी अनुवाद है। क्लियर है? अच्छा, आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अल फाजरी की जो सिंध हिंद है वो किस विषय पर डिपेंड है? तो वो मूलतः भूगोल पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? यानी भूगोल विषय के बारे में उसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। एक और है विष्णुदत्त शर्मा द्वारा लिखी हुई, आप देखेंगे क्या नाम है उनका? विष्णुदत्त शर्मा, या इसमें कहीं कहीं विष्णु दत्त ना लिखते हुए केवल विष्णु शर्मा लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड वही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो विष्णु दत्त ने या विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है पंचतंत्र। पुस्तक का नाम क्या है मेरे बच्चों? पंचतंत्र। इस पंचतंत्र नाम की पुस्तक का भी अरबी में क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है। अरबी में क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है। और उसका नाम रखा है कलीला दमना। क्या नाम रखा है? कलीला और दमना या दमीना, ऐसा कुछ है। क्लियर है? कलीला, दमना या दमीना, ऐसा कुछ है। क्लियर है? तो ये जो पुस्तक है पंचतंत्र का कलीला और दमना नाम में किस भाषा में हुआ है? अरबी भाषा में। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अरबों ने भी भारत पर कई सारे प्रभाव छोड़े और भारतीयों ने अरबों के ऊपर भी कई सारे प्रभाव छोड़े हैं। क्लियर है? ये इफेक्ट बताता है कि जब दो कल्चर आपस में मिले तो एक दूसरे का क्या होता है मेरे बच्चों? आदान प्रदान होता है। क्लियर है? अब यहां से हमने क्या समझा कि अब हम एक एक चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सफल अरबी आक्रमणकारी जो है वो कौन है? वो है मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है? और उसने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करके उसने किस पर सबसे पहले अधिकार जमाया? मुल्तान पर। और मुल्तान को क्या नाम दिया? स्वर्ण नगरी। क्या नाम दिया मेरे बच्चों? स्वर्ण नगरी नाम दिया। क्लियर है? दूसरा हम क्या देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि उस समय सिंध का राजा कौन है? दाहिर है। दाहिर किस वंश का है? तो ब्राह्मण वंश का है। बातें आपको समझ में आ रही है? इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आक्रमण हुआ, इसको रेवार का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई। क्लियर है? और इस प्रकार से ये प्रथम अरबों का जो आक्रमण है वो सफल आक्रमण हो गया। क्लियर है? आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से इसको और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। मैंने अभी आपको बताया है मेरे बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि आर्यभट्ट का सिद्धांत भी है, चरक संहिता, सुश्रुत भी, पंचतंत्र भी, इन सब का किसमें अनुवाद हुआ है? अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है। ठीक है? अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं। क्लियर है? कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा आज करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर मेरे बच्चों। प्रश्न में लिखा हुआ है कि अल बरूनी के संदर्भ में, देखिए प्रश्न को, अल बरूनी के संदर्भ में निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए। है ना? सबसे पहला कथन आपके सामने है, वह मोरक्को का यात्री था।
क्या बच्चों वो मोरक्को का यात्री था? नहीं। मैंने अभी फिर से आप जरा इतिहास में फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार देखिए, मैंने बताया वो उज्बेकिस्तान का निवासी था, उज्बेकिस्तान का निवासी था। क्लियर है? तो पहला तथ्य तो यहां से गलत हो गया। वह सुनिए आगे बढ़े। भारत के संबंध में उसका यात्रा वृतांत रहला नामक पुस्तक में पाया जाता है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि रहला किसकी रचना है? रहला तो इब्न बतूता की रचना है। किसकी रचना है मेरे बच्चों? इब्न बतूता की। क्लियर है? ये मोरक्को का यात्री था। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कथन भी क्या है? गलत है। उसने बताया कि 4 सामाजिक श्रेणियां भारत के लिए अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय मतलब ऐसी और कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है, लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि अल बरूनी ने जो अपनी किताब लिखी है, किताब उल हिंद, कौन सी किताब लिखी मेरे बच्चों? किताब उल हिंद। इस पुस्तक में उन्होंने 4 वर्ण व्यवस्था जो भारतीय समाज में फैली हुई है पर चर्चा की है। इसका मतलब है कि ये तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो हमने देखा तीसरा कथन सही है। 1 और 2 गलत है, 1 और 3, 1 जहां है वो तो गलत ही है, केवल 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत, सुनिएगा ध्यान से। भारत, अरे कहां चला गया भाई? इतना ऊपर कैसे चला गया? तो थोड़ा सा नीचे आ जा, बस बच्चे देख रहे हैं हमारे। चलिए, भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मगुप्त खंड खाद्य, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत है ना, सिद्धांत खंड खाद्य नामक जो ग्रंथ है उसका अल फाजरी ने, अल फजारी या अल फाजरी ने सिंध हिंद नाम से क्या किया है मेरे बच्चों? अनुवाद किया है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। और आपको मैंने ये भी बताया कि ये भूगोल विषय का बुक है या की पुस्तक है। क्लियर है क्या? तो यहां उत्तर हमारा क्या आ गया मेरे बच्चों? सिंध हिंद। क्या नाम आ गया? सिंध हिंद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से, देखिए ध्यान से, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद, देखिए पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो अंग्रेजी अनुवाद अभी मैंने आपको बताया था कि ईसी सचाऊ या ईसी साउच नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति ने जो है किताब उल हिंद का क्या किया है? अंग्रेजी अनुवाद किया है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, विस्तार से चीजों को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृतांत प्राप्त होता है? विस्तृत वृतांत, देखिए सिंध का, अच्छा सिंध का विस्तृत वृतांत प्राप्त होने का सीधा मतलब है मेरे बच्चों कि सिंध के बारे में पूरी जानकारी, चाहे वो अरबों के आक्रमण की हो, चाहे वो अरबों के आक्रमण की हो, क्लियर है, या उस समय सिंध के समाज की हो, या उस समय सिंध की संस्कृति की हो, यानी सिंध के बारे में ज्यादातर जानकारी अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वो एकमात्र पुस्तक है मेरे बच्चों चचनामा। क्या है पुस्तक का नाम? चचनामा। और इसका जो लेखक है वो कौन है? अली रबी या अली अबी या अली अहमद। क्लियर है? यह व्यक्ति चचनामा का क्या है? इतिहासकार है, रचनाकार है। क्लियर है? तो हम बात, अच्छा चचनामा क्यों लिखा? क्योंकि चाच नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति ने सिंध प्रांत पर अपना आधिपत्य जमाया था और इसी चाच का बेटा आगे जाकर मेरे बच्चों दाहिर बना, जिसको 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर दिया मेरे बच्चों? पराजित कर दिया। क्लियर है? तो इसका उत्तर है आपका चचनामा। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे बच्चों।
अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? इसी के बारे में तो हम कब से पढ़ रहे हैं। वो कौन थे मेरे बच्चों? अरब के लोग थे। कौन थे? अरब के लोग। अच्छा, एक चीज और आपको थोड़ा सा यहां से समझना है कि अरब के व्यक्तियों में मोहम्मद बिन कासिम अकेला नहीं है। इससे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नाम के एक अरबी आक्रमणकारी ने सिंध पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, किंतु ये असफल रहा। किंतु ये क्या रहा मेरे बच्चों? असफल रहा। क्लियर है? 711 में ही बुदेल नाम के एक और व्यक्ति ने, बुदेल या अबुदेल ऐसा कुछ उसको कहते हैं, इस नाम के व्यक्ति ने 712 में ही फिर सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन वो भी क्या हो गया मेरे बच्चों? असफल हो गया। और अंततः हमने क्या देखा? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पर क्या किया? सफल आक्रमण किया। क्लियर है? अच्छा, इस प्रश्न पर एक चीज और हम डिस्कस क्या कर सकते हैं कि गजनी के जो लोग हैं उसमें मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी जिसको आप कह रहे हैं, ये आपको क्या ध्यान रखना है मेरे बच्चों? तुर्की मुसलमान है। कैसा मुसलमान है? तुर्की मुसलमान। सुनिएगा ध्यान से। जबकि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कैसा मुसलमान है? वो अरबी मुसलमान है। क्लियर है? उसके बाद गौरी आएगा। गौरी भी कैसा मुसलमान होगा? तुर्की मुसलमान। हम इसको तुर्कों के आक्रमण में बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तुर्कों के आक्रमण में हम आगे इसी लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम अरबों वाले पॉइंट्स पर ही क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया है आपके सामने, और प्रश्न कह रहा है कि कलीला व दमना अरबी भाषांतर है, मतलब अरबी भाषा में कन्वर्ट की हुई पुस्तकों के नाम है। ये किसके हैं? इसमें प्रश्न यहां पूछा जाना चाह रहा है कि ये जो है किसका अनुवाद है? किसका अनुवाद है? तो हम क्या देखेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है, किसका है ये? विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है उसका नाम जो है, अरबी जो अनुवाद हुआ है वो किस नाम से हुआ है? कलीला और दमना। कलीला और दमना। क्लियर है क्या? इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और हम उन प्रश्नों को बेहतर ढंग से अगर नहीं सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों, तो समस्याएं क्या होती हैं? खड़ी होती हैं। चलिए, एक और प्रश्न है, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। इस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होती नजर आएगी। ठीक है? प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको इसमें से विचार नहीं करने लग जाना है तुरंत, है ना? ऐसे प्रश्न पे विशेष ध्यान देना, यूपीएससी में आते हैं ऐसे प्रश्न। विचार नहीं करने लग जाना, पहले देखो विचार क्यों किया जाए। तो विचार करने के लिए वो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है, अर्थात हम जिन कथनों पर विचार करेंगे उनमें से हमें सही कथन को निकालना है। क्लियर है? तो प्रश्न है कि भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ। हाँ, बिल्कुल मध्यकाल में ही हुआ। उस पर हम क्या देखेंगे कि उस समय अरबी आई, अरबी भाषा का फिर क्या हुआ? भारतीय भाषा में सम्मिश्रण शुरू हुआ, फिर स को ह बोला गया, और धीरे 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 हिंदवी से हिंदी का विकास हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, मध्यकालीन साहित्य आरंभ में ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर लिखे गए, पर 13वीं सदी के बाद ये कागज पर लिखे जाने लगे। बिल्कुल सही बात है। अब क्या ध्यान दीजिएगा कि जब हम इन चीजों को देख रहे हैं, पहले ताड़पत्रों पर लिखा गया, ठीक है, फिर भोजपत्रों पर लिखा गया, लेकिन 13वीं सदी के बाद ये किस पर लिखे गए मेरे बच्चों? कागज पर लिखे गए। किस पर लिखे गए? कागज पर। तो यहां पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारे पास में वो करेक्ट आ गया है। क्लियर है? आप थोड़ा थोड़ा बातों को समझेंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएगी।
चलिए, है ना, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ये भी मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। आपको ध्यान रखना है कि मैं 2-3 प्रश्न जो है आपको एनसीईआरटी से उठाकर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन क्या है, सत्य है। क्लियर है? तो हम इन 3 कथनों पर विचार करेंगे, उसके बाद हम इन कथनों पर आंसर लगाएंगे। क्लियर है? पहला कथन क्या कह रहा है, पहले 4 खलीफाओं के बाद उमैयदों का शासन आया। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि खलीफा का पद क्या है। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब का क्या हो गया, वो चले गए, उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों में सबसे पहले जो बने वो उमैयद खलीफा बने। कौन बने? उमैयद खलीफा। क्लियर है? और इन उमैयद खलीफाओं ने दमिश्क, ध्यान रखिएगा, इन उमैयद खलीफाओं ने दमिश्क से शासन किया। और उसके बाद उमैयदों के बाद, अच्छा मैंने ये भी बताया आपको, उमैयद जो है ना, उमैयदों में से ही आया है अल हिजाज, और अल हिजाज का जो है सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ओके, तो यहां हमने देखा ये लोग आए, और इसके बाद खलीफा जो बने हैं वो अब्बासी वंश के लोग बने हैं। कौन से वंश के? अब्बासी। आप ध्यान दीजिएगा, अब्बासी वंश। और अब्बासी वंश में भी हारून उल रशीद, क्या नाम है उनका? हारून उल रशीद। ये बहुत महत्वपूर्ण खलीफा हुआ है, जो किस वंश का है? अब्बासी वंश का है। किस वंश का है? अब्बासी वंश का। अब हम तथ्यों पर चलते हैं, ठीक है। तथ्य क्या कह रहे हैं? तथ्य कह रहे हैं खलीफाओं के बाद उमैयदों का शासन आया, बिल्कुल आया, तथा इसके पश्चात बगदाद के अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया, बिल्कुल सही है। पहले उमैयदों ने शासन किया, फिर अब्बासियों ने शासन किया। क्लियर है? हारून उल रशीद उमैयद खलीफाओं में से एक था। नहीं 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 नहीं, पहला कथन सही है, किंतु ये कथन गलत है, क्योंकि हारून उल रशीद जो है वो अब्बासियों में से खलीफा बना था, ना कि उमैयदों में से। आगे है, उमैयदों ने दशमीक से शासन किया, बिल्कुल दमिश्क से ही उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। यानी दूसरे कथन को छोड़ दिया जाए तो पहला और तीसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहां से हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, आप बात को समझिए। तो यहां से जो हमने देखा है मेरे बच्चों, अरबों के आक्रमण को हमने देखा, अरबों के आक्रमण को। क्लियर है? तो अरबों के आक्रमण के बाद जो क्रम आया है मेरे बच्चों, वो किसका आया है? तुर्कों के आक्रमण का। किसका आया है? तुर्कों के आक्रमण का। क्लियर है? अच्छा, अरबों के आक्रमण में मैंने आपको अभी समझाया विस्तार से कि कौन आए कौन गए, है ना। अब हम देखेंगे कि तुर्कों के आक्रमण में क्या है। तो तुर्कों के आक्रमण में हम सबसे पहले कल बात करेंगे इस विषय पर, यामीनी वंश पर। किस पर बात करेंगे मेरे बच्चों? यामीनी वंश। अच्छा, यामीनी वंश को ही आगे चल के हमने गजनी वंश कहा है। क्या कहा है? गजनी वंश। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न छोड़ रहा हूं यहां से कि इस यामीनी वंश या गजनी वंश की स्थापना किसने की। चलिए इसके प्रश्न को यहीं पर प्रश्न बनाते हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्थापना किसने की। क्लियर है? आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, गौरी। तीसरा ऑप्शन है सुबुक्तगीन, और चौथा जो ऑप्शन है वो है अल्पतगीन। वो कौन है? अल्पतगीन। अच्छा, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि गजनी या यामीनी वंश की स्थापना किसने की। ये गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान का हिस्सा है मेरे बच्चों। तो अभी हमने समझ लिया है मेरे बच्चों कि अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, है ना। तो भारत पर सबसे पहले किसका आक्रमण हो रहा है यहां पर? सफल अरबों का आक्रमण। क्लियर है? अरबों के बाद हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों तुर्कों का आक्रमण। किसका आक्रमण पढ़ेंगे? तुर्कों का आक्रमण। क्लियर है? और तुर्कों के आक्रमण को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम तो अरबी आक्रमणकारी था, लेकिन तुर्की आक्रमणकारी में सबसे पहले जैसे सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति आएगा, वो सिंध पर आक्रमण करेगा। ध्यान रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला
तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन होगा। चलिए, आपने एक वंश का नाम सुना है क्या? आपने गजनवी या गजनी वंश का नाम सुना है क्या, या गजनी साम्राज्य का नाम सुना है क्या? आपसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं मेरे बच्चों, इस गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? स्थापना, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिएगा। इस प्रश्न में आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी। पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन है मेरे बच्चों मोहम्मद गौरी। और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है अल्पतगीन। और चौथा जो ऑप्शन है मेरे बच्चों डी, वो ऑप्शन है सुबुक्तगीन। क्या नाम है उसका? सुबुक्तगीन, क्लियर है। क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है? इस प्रश्न का बहुत सामान्य सा उत्तर है। पहले समझिए, गजनी साम्राज्य वर्तमान के अफगानिस्तान में है। वर्तमान के कहां पर है मेरे बच्चों? अफगानिस्तान में। और इसका सबसे पहला जो वंश हुआ है वो यामीनी वंश है। कौन सा वंश है मेरे बच्चों? यामीनी। और इसी यामीनी वंश को आगे चलकर मेरे बच्चों गजनी वंश भी कहा गया। और इसका जो संस्थापक है वो कौन है मेरे बच्चों? अल्पतगीन है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अल्पतगीन है, क्लियर है। तो अल्पतगीन नाम का व्यक्ति है, क्लियर है। तो हम देखने वाले हैं अगले पार्ट में कि ये तुर्की आक्रमणकारी जो है, तुर्की मुसलमान जो है, उनमें सबसे पहले आप देखिए अल्पतगीन, क्या नाम है इसका? अल्पतगीन जो है मेरे बच्चों, इसने यामीनी या गजनी साम्राज्य की स्थापना करेगा और इसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन बनेगा। सुबुक्तगीन, क्लियर है। और आपसे प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान कौन है, या तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो उत्तर रहेगा सुबुक्तगीन। उसके बाद गजनवी साम्राज्य की गद्दी पर बैठेगा महमूद गजनवी। कौन बैठेगा मेरे बच्चों? महमूद गजनवी, क्लियर है। और ये वही है जिसके बारे में मिथक है कि उसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। नहीं, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिनमें से उसका 16वां जो आक्रमण है, कौन सा मेरे बच्चों? 16वां जो आक्रमण है 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ मंदिर पर। आप ध्यान रखिएगा कि महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण रहा है वो यही है, और मात्र एक बार हुआ है। कौन से मंदिर पर? सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में। इस पर हम विस्तार से चर्चा आगे जाकर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेरे बच्चों कि मोहम्मद इसका ही गुलाम रहेगा, है ना? क्या नाम है उसका? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी आएगा, मोहम्मद गोरी आकर भारत पर आक्रमण करेगा। इसको जयचंद नाम का एक गढ़वाल वंशीय शासक बुलाएगा, है ना? आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान से इसका युद्ध होगा। इस युद्ध को हम 1191 और 1192 के युद्ध के नाम से, तराइन के युद्धों के नाम से हम इनको जानेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। अच्छा, एक बात और आप यहां से जान लीजिएगा कि अभी एक मूवी आई थी पृथ्वीराज करके, है ना? उस मूवी में लगभग इतिहास से इतनी छेड़छाड़ की गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों की गई है उस बात पर हम तब चर्चा करेंगे जब हम अगले पार्ट में एक युद्ध के बारे में जानेंगे, और वो युद्ध होगा चंदावर का युद्ध। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान का चंदावर के युद्ध से क्या लेना देना? तो आपको इतिहास में अभी मूवी के माध्यम से भी, और कई मिथक इतिहासकार या ये कहेंगे कुपड़ इतिहासकार जो है, कुपड़, अनपढ़ नहीं, कुपड़, वो आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, या पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मार दिया। क्लियर है? आप ध्यान रखिए कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज उसे क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। द्वितीय युद्ध में गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है और उनकी हत्या भी करता है। सुनिएगा,
क्यों इस बात पर मैं इतने जोर देके बोल रहा हूं? क्योंकि अभी जो मूवी आई थी उसमें गलत बताया गया है, और आजकल के जो यंग जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो तो इनको ही फॉलो कर रही है, चाहे वो सत्य हो चाहे वो गलत हो। क्लियर है? तो हम क्या देखेंगे? अच्छा, चंदावर के युद्ध को नाम क्यों लिया? क्योंकि गौरी इस 92 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद फिर वो चंदावर का युद्ध लड़ेगा 1194 में, 1194 में, और इस युद्ध में वो जयचंद को हराएगा। क्लियर है? किसको हराएगा? जयचंद को। अच्छा, मुझे यह बताइए कि अगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गोरी को मार देता, तो क्या गोरी 1194 में फिर आकर चंदावर का युद्ध लड़ सकता था? नहीं। इसी तथ्य को हम क्लियर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमें जो इतिहास लोगों के द्वारा बताया जा रहा है वो मिथक या असत्य या कुपर टाइप का है। अभी एक चीज और समझिए यहां से, है ना, एक तो यही सबसे ज्यादा गलत बताया गया हमको कि सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। अरे 17 बार तो उसके टोटल भारत पर आक्रमण हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर। उनमें से 1025 ईस्वी में एकमात्र आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। उसके क्या प्रभाव रहे, उसने क्या क्या चीजें यहां से लूटी, उस पर हम विस्तार से चर्चा अगले चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति आया है मोहम्मद गोरी। क्लियर है? और मोहम्मद गोरी का गुलाम रहेगा मेरे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही जो है दिल्ली सल्तनत की क्या करेगा? स्थापना करेगा। उसके बाद हम मेरे बच्चों इसी में इल्तुतमिश को पढ़ने वाले हैं। इल्तुतमिश, जो सुनना ध्यान से, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होगा। अच्छा, वास्तविक संस्थापक शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके बाद में फिर रुकनुद्दीन आएगा, है ना। उसके बाद में महत्वपूर्ण शासकों में एक महिला शासिका आएगी, रजिया सुल्तान। क्लियर है? आपने एक वो छोटा सा जो है कहावत सुनी होगी ना कि रजिया गिर गई गुंडों में, है ना। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि रजिया कौन है, रजिया कैसे सुल्तान बनी, कैसे एक महिला शासिका ने सभी अरबी और तुर्की सुल्तानों के छक्के छुड़ा दिए। उन चीजों पर भी हम विस्तार से यहां पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे एक नए वंश की ओर बढ़ेंगे, और वो होगा मेरे बच्चों लोदी वंश। और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होगा, और इस इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा कौन मेरे बच्चों? बाबर, जहीर उद्दीन बाबर। और उस युद्ध को हम लोग आगे चलकर पानीपत के युद्ध के नाम से जानेंगे। और इसी के द्वारा भारत में किसका स्थापना होगी? मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना ऐबक करेगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर करेगा। क्लियर है? जबकि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होगा। सल्तनत काल की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान होगी। एक चीज और सुनिए, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान नहीं है। मैं फिर इतिहास को यहां पर छेड़ रहा हूं। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान नहीं है। आप सर्च करके बताइएगा कि कौन थी। ये तो सल्तनत काल की पहली महिला शासिका है, पहली मुस्लिम महिला शासिका है, न कि भारत की। भारत में इससे पहले नैनिका समझ पा रहे हैं आप? ऐसी महिलाएं भी हमारे यहां पर शासन गुप्त वंश में कर चुकी है, गुप्त काल में कर चुकी हैं। तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस प्रकार हम हमारे संपूर्ण मध्यकाल के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।